तो 2012 में मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी में मुझे एडमिशन मिला और 2012 में तय हो गया था कि मैंने इस फील्ड में जाना है। 2013 में बाकायदा तौर पर मैंने एफएम शुरू किया। मैंने 5 साल तक पंजाब यूनिवर्सिटी एफएम में काम किया। पाकिस्तान टेलीविज़न पे एज अ प्रोग्राम होस्ट जो है वो काम किया और साथ में 5 मिनट का एक चंक होता था, न्यूज़ बुलेटिन होता था जो लाहौर सेंटर से होता था, तो मैं वो न्यूज़ किया करता था। डिजिटल मीडिया की आप कह लीजिए कि बड़े नाम हैं, 2 बड़े नाम इस वक्त पाकिस्तान में है। उन दोनों बड़े नामों के साथ मैंने स्टार्ट में काम किया। मैंने पहला फेसबुक लाइव किया था उर्दू पॉइंट के साथ। ये 8 आवर्स जॉब नहीं है, ये 24 आवर्स जॉब है। जहाँ तक बात है कि आवाज़ की आवाज़ आता है, इस पर मेहनत और इस पर कोशिश जो है वो जारी रखी। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, शेयरिंग ऑफ प्रोफेशनल विजडम के साथ मैं हूं अली रहमान खालिद। आज जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं वो डिफरेंट टेलीविजन चैनल्स पे होस्टिंग कर चुके हैं, बतौर एंकर भी ये जलवागर हो चुके हैं। इसके साथ साथ जो इनकी खासियत है वो ये है कि ये 50,000 मिनट का वॉइस ओवर अब तक कर चुके हैं। हम इनसे जानेंगे कि जो लोग मीडिया की फील्ड में आना चाहते हैं उनमें क्या क्या स्किल्स होने चाहिए, उनका किताब से ताल्लुक़ और मुताला किस हद तक होना चाहिए ताकि वो अप टू डेट रहते हुए मीडिया की फील्ड में रहने का हक अदा कर सकें। आइए इनसे मिलते हैं और जानते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सफदर अली साहब आपकी तशरीफ़ आवरी का। सर, सबसे पहले तो मुझे ये बताइएगा, आप पिछले काफ़ी अरसे से और कई बरसों से मीडिया के साथ मुंसलिक हैं। आप 50,000 मिनट का वॉइस ओवर अब तक कर चुके हैं, माशाल्लाह। मुझे ये बताइएगा कि मीडिया की तरफ आने का इंटरेस्ट आप में कब डेवलप हुआ, कब आपने सोचा कि आप इस फील्ड में अपने कैरियर को परसू करेंगे? सबसे पहले तो आपका भी शुक्रिया, कासिम अली शाह फाउंडेशन का शुक्रिया, और मैं शाह साहब को खराज तहसीन पेश करता हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छा जो है वो सेटअप भी बनाया और इसको लेकर चल रहे हैं। जहाँ तक ताल्लुक़ है आपके सवाल का, तो 2012 में मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी में मुझे एडमिशन मिला और 2012 में तय हो गया था कि मैंने इस फील्ड में जाना है। और वो तय होने की वजह ये थी कि मुझे पंजाब यूनिवर्सिटी के एफएम का पता चला और मुझे मालूम हुआ कि जिन लोगों को मैं सुनता हूँ एफएम पे, उन तक पहुँचने का रास्ता या उन तक जाने का रास्ता इसी ज़रिए से होकर जाता है। तो मुझे 2012 में मालूम हुआ कि इस फील्ड में मैंने जाना है। फिर वहाँ से जो मेहनत का सिलसिला है, 2013 में बाकायदा तौर पर मैंने एफएम शुरू किया। 2012 से 12 के अवाखिर और 13 का शुरू था। 12 के अवाखिर से लेकर 17 के अवाखिर तक मैंने 5 साल तक पंजाब यूनिवर्सिटी एफएम में काम किया। उसके साथ साथ पैरेलल में रेडियो पाकिस्तान पर काम करता रहा। 2015 के अवाखिर और 16 के शुरू में मैंने इंटर्नशिप की एक चैनल में, और फिर उसके बाद पाकिस्तान टेलीविज़न पे एज अ प्रोग्राम होस्ट जो है वो काम किया और साथ में 5 मिनट का एक चंक होता था, न्यूज़ बुलेटिन होता था जो लाहौर सेंटर से होता था, तो मैं वो न्यूज़ किया करता था। फिर मुख्तलिफ मैंने जो डिजिटल मीडिया की आप कह लीजिए कि बड़े नाम हैं, 2 बड़े नाम इस वक्त पाकिस्तान में है, उन दोनों बड़े नामों के साथ मैंने स्टार्ट में काम किया। यूँ कहा जा सकता है कि मैं पायनियर लोगों में शामिल हूँ जो कि इन डिजिटल मीडिया टीम्स के साथ काम कर रहे थे। मैंने पहला फेसबुक लाइव किया था उर्दू पॉइंट के साथ। उर्दू पॉइंट के साथ मैं काम कर रहा था और फेसबुक लाइव की ऑप्शन आई थी, तो उस वक्त फौजिया भट्टी साहिबा जो हैं वो हेड कर रही थी, तो उन्होंने कहा था कि जल्दी से हम लाइव करेंगे, तुम ठीक ट्रेनिंग है तुम्हारी? तो मैंने कहा जी कोई मसला नहीं है। तो उस वक्त मैंने पहला लाइव किया था। तो बात करने का मकसद ये है कि 2012 के अवाखिर और 13 के शुरू में ये चीज़ तय हो चुकी थी कि मैंने इस फील्ड में जाना है। फिर उसके लिए मेहनत का सिलसिला, चीज़ों का सिलसिला, वो तो फिर चलता रहा। सर, हमारे यहाँ जो ज़्यादातर लोग मीडिया की फील्ड में आते हैं वो इसकी ज़ाहिरी चमक दमक से और किसी पर्सनैलिटी से मुतासर होकर आते हैं। आप चूँकि इस फील्ड में हैं, आप बताएं इसमें कितनी मेहनत दरकार है? अच्छा, ये 8 आवर्स जॉब नहीं है, ये 24 आवर्स जॉब है। उसकी वजह ये कि आपको अप टू डेट रहना है, आपको जो भी हालात वाक़यात हो रहे हैं, क्योंकि मालूमात की भरमार है और अब इंफॉर्मेशन एज है, इसे इंफॉर्मेशन एज ही कहा जा सकता है। और आपको इस बात का इल्म है कि डेटाइज़म जो है, यानी शुमारियात बाकायदा एक मज़हब की शक्ल इख्तियार कर चुका है। तो आपको
आपको खुद जो है वो डाटा बैंक बनना पड़ता है। एक तो ये एक आप कह लीजिए एक हिस्सा है। दूसरा ये है कि 8 घंटे की ये जॉब नहीं है, इसमें आपकी नींद आपकी अपनी नहीं होती। आपके ताल्लुकात आपके ज़ाहिरी तौर पर तो लग रहा होता है कि चमक दमक और ये मामलात इस तरह से, वो आपके अपने नहीं होते। यानी अगर मैं किसी वज़ीर मुशीर से वाकिफ़ हूँ तो मेरी वाकफ़ियत मेरे काम की तो नहीं है। ये अलग बात है कि दूसरे ज़िंदगी का मकसद औरों के काम आना, औरों के काम आना मकसद है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। लेकिन आप ये देखिए कि आप 24 घंटे जो हैं वो मालूमात की सूली पे लटके हुए हैं। आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है, तवक्को की जाती है कि आपको हर मामले का इल्म होगा। आपको हर मामले का इल्म होने के साथ साथ आप उस पर माहिर भी होंगे और उस पर गुफ्तगू भी कर सकते होंगे और उस पर राय भी दे सकते होंगे। आपको अंदरूनी मामलात का इल्म होगा, लोग आपसे तवक्को कर रहे होते हैं, तो ये खासा मुश्किल हो रहा होता है। और फिर चूँकि स्क्रीन पर जो रहने वाले लोग हैं तो उनके साथ दो और बड़े इशू होते हैं। अमूमी तौर पर इसको देखा नहीं जाता जो ज़ाहिरी चमक दमक की आपने बात की है। मीडिया के जो एंकर्स हजरात हैं, न्यूज़ एंकर्स हैं, वो कमोवेश रोज़ाना की बुनियाद पर 3 बुलेटिन कर रहे होते हैं और 3 बुलेटिन करते हुए उन्हें 3 घंटे तो स्क्रीन पर रहना है। और अगर 1-2 स्टैंड बाय वो कर रहे हैं तो 5 घंटे से 6 घंटे उन्होंने स्क्रीन पर रहना है। 5 से 6 घंटे तक मेकअप भी उनके चेहरे पर रहता है और बाल भी उनके बने हुए होते हैं। अब वो जो बाल बने होते हैं वो ज़ाहिरी तौर पर तो हमें बड़ी खूबसूरती लग रही होती है, लेकिन जिस अज़ियत में वो मुब्तला होते हैं ना सर, उसका इदराक जो है वही जान सकते हैं, वही कर सकते हैं। और आप देखिएगा कि 80 to 90% जो एंकर्स हैं वो आहिस्ता आहिस्ता गंजेपन की जानिब जा रहे हैं। ठीक है, हमें लग रहा होता है ख़ातीन एंकर्स जो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखती हैं वो तो उनके स्किन के मसाइल नहीं होते, लेकिन स्किन के मसाइल शुरू हो जाते हैं क्योंकि मुसलसल मेकअप अप्लाई होता रहता है। तो ये एक छोटी सी चीज़ है, एक छोटा सा पार्ट है इसका। ये 8 घंटे की जॉब नहीं है। और फिर ये कि जिसको हो जानो दिल अजीज़ उसकी गली में जाए क्यों, गालिब ने कहा था। तो जिसको जानो दिल अजीज़ है वो इस फील्ड में ना आए कम अज़ कम, यानी अगर वो आराम का कायल है तो वो इस फील्ड में ना आए। हाँ, जो जिद्दोजहद का कायल है, जो जहद मुसलसल का कायल है, वो आए और फिर वो छा जाएगा। जो इस फील्ड में आकर इस बात को यकीनी बना लेता है कि वो जहद मुसलसल करे, वो छा सकता है। सर, आपने बेशुमार वॉइस ओवर्स किए हैं, पीटीवी पे भी किए हैं, इसके अलावा अपने यूट्यूब चैनल पे भी कर रहे हैं। मुझे ये बताइएगा कि आपकी जो आवाज़ है, क्या ये खुदादाद सलाहियत है या आपने ख़ुद इसको डेवलप किया है? अच्छा, ये सवाल बेश बहा दफ़ा जो है वो किया जाता है। अमूमी तौर पर मेरी कोशिश होती कि मैं अभी इंटरव्यूज़ ना दूँ, लेकिन चूँकि पहले भी आपसे रब्ता हुआ था और हम कोशिश कर रहे थे कि पैसे हो जाए। ये वाला जो सवाल है इसका जवाब सिर्फ़ और सिर्फ एक है कि अता ही है ये, और अता पर सवाल तो होते हैं, उसका कोई जवाब नहीं होता, कोई मखसूस जवाब नहीं होता। जहाँ तक बात है कि आवाज़ की, आवाज़ अता है, इस पर मेहनत और इस पर कोशिश जो है वो जारी रखी। वासिफ़ अली वासिफ़ साहब का जुमला यहाँ पर जो है ना वो मेरी और हम सब की मदद करता है कि उन्होंने फरमाया कि काविश और कोशिश से गधा घोड़ा नहीं बन सकता, कांटा गुलाब नहीं बन सकता। ये अता होती है। हाँ, गधा मेहनत करता है तो बेहतर गधा बन सकता है, घोड़ा मेहनत करेगा तो बेहतर घोड़ा बन जाएगा। तो ये जो तफावत है, इस तफावत को, इस फ़र्क को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपनी हुदूद और अपनी क़ुयूद को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब आप अपनी हुदूद और क़ुयूद को जान लेते हैं, दुनिया इसे मुख्तलिफ़ नाम देती है, ख़ासियत कह लीजिए, खूबी कह लीजिए। जब आप उसको जान लेते हैं तो फिर उस पर मेहनत करें, फिर जो है वो आप समर आवर हो सकता है। आप चाहे वो आवाज़ है, चाहे कुछ भी है। जब मुझे मालूम हुआ कि आवाज़ मेरी अच्छी है, मैम सिमाफ़र बुखारी अल्लाह ताला उन्हें जो है वो ज़िंदगी दें, सेहत दें, उन्होंने मुझे कहा कि आवाज़ बेटे आपकी अच्छी है और इस पर आपने काम करना है। मज़े की बात यह कि उनके बताने से पहले 2012 में मैं एक पंजाबी फ़िल्म की डबिंग कर चुका था और मुझे उस पूरी फ़िल्म का, मैं नाम नहीं लूँगा, मेरे बड़े अजीज़ हैं वो, उन्होंने 600 रुपया दिया। मुझे मालूम ही नहीं था। और बाद में एक ऐसा वक्त आया कि मैंने फिर, अभी भी ऐसा वक्त है अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं सेकंड्स के हिसाब से चार्ज करता हूँ। तो ये एक आवाज़ अता थी, उस पर फिर मेहनत हुई और अल्लाह ताला ने मेहनत का फिर सिला भी दिया। मैं अक्सर वो बेशतर एक बात कहा करता हूँ कि मैं मिट्टी में हाथ डाल देता हूँ और उस वक्त तक डाले रखता हूँ जब तक वो सोना नहीं बन जाती। यानी कोशिश जारी रहती है। ऐसा नहीं है कि बस हाथ डालें फौरी जो है वो सोना बन जाए, ऐसा नहीं। हाथ डाले रखते हैं और साथ दुआ करते रहते हैं कि मौला इसको जो है वो अब सोने में तब्दील कर दे, तो अल्लाह ताला करम कर देते हैं। सर, आपकी 26 साल उम्र है,
मुझे ये बताइएगा, इतनी कम उम्र में इतनी ज़्यादा कामयाबियाँ, इसके पीछे क्या वजह है? वो क्या एक मोटिवेटिंग फोर्स थी जिसने आपको मेहनत पे मजबूर किया, और क्या साबित करना चाहते थे आप? मोटिवेटिंग जो फोर्स है ना जी, मोटिवेशनल जो फोर्स है वो नाना अबू थे मेरे। नाना अबू की ज़िंदगी मेरे लिए बहुत एक आप समझ लीजिए कि करिश्माती शख्सियत है नाना अबू, और मुझे उनसे बड़ी मोटिवेशन मिलती है। कहा जाता है कि आप अपनी अगर मोटिवेशन अपने करीब तर लोगों में से रखते हैं जिनसे आप रिलेट कर सकें तो आप आसानी से कामयाब होते हैं। नाना अबू पढ़ी लिखी शख्सियत थे अपने इलाके में। 60s के दौर में पहली ऐसी शख्सियत थे जिन्होंने पूरे ज़िले में मैट्रिक किया था। उसके बाद फिर पहली ऐसी शख्सियत है जो टीचर लगे। बहुत सारे सियासतदान उनके शागिर्द थे। तो उनका काम था, उससे पहले उन्होंने, मेरी उनसे एफिलिएशन बहुत ज़्यादा थी, तो उन्होंने बताया कि घी का काम था, एक मिल के साथ वो काम करते थे। तो आग लग गई, आग लगी और सब कुछ जलकर खाकस्तर हो गया, घर में भी आग लग गई। ज़ाहिर है जब इम्तिहान आता है तो फिर इम्तिहान मुकम्मल इम्तिहान आता है, जवाल भी आता है तो फिर पूरे कमाल के साथ आता है। उन्होंने ज़ीरो नहीं, उन्होंने माइनस से वहीं से शुरू किया, और अल्लाह ताला ने उन्हें फिर अता किया, इतना अता किया कि मामू हैं दो मेरे, दोनों अपनी ज़िंदगी में माशाल्लाह कामयाब हैं, या पूरी फैमिली जो ननिहाल की, वो पूरी फैमिली अपनी ज़िंदगी में कामयाब है। तो मैं जो ड्राइविंग फोर्स की या जिस मोटिवेशनल चीज़ की आप बात कर रहे हैं वो नाना अबू थे। मैंने उन्हें साबित करना था कि यार मैं कामयाब हो सकता हूँ। मैंने FSC MLT की, लेबॉर्ट्री टेक्नीशियन का कोर्स किया। मैंने मेडिकल को परसू नहीं किया, उसे परसू करना था। मामू ने कहा कि मेडिकल को परसू करना है, मैं नहीं लेकर चला। मैंने BCom ऑनर्स में एडमिशन लिया। मैंने छठे सेमेस्टर में से क्विट कर दिया, मैं मैस कम्युनिकेशन में चला गया। मैंने लॉ कॉलेज में एडमिशन लिया, लॉ कॉलेज को भी मैंने क्विट किया और मैस कम्युनिकेशन से ही जुड़ा रहा, क्योंकि मेरा शौक़ था। सिर्फ एक शख्सियत थी जो मुझे सपोर्ट कर रही थी, और वो नाना अबू थे। उन्होंने कहा ठीक है यार, तुम जो कुछ करना चाहते हो करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और जब मैं ऑन एयर हुआ तो घर वालों ने बताया, और नाना अबू ने बाद में ख़ुद भी बताया कि वो रो रहे थे और खुशी के आंसू थे वो। तो ये वो ड्राइविंग फोर्स थी जो मुझे लेकर चलती रही है, जिसकी वजह से मैं कामयाब रहा हूँ। सर, आपके फ्यूचर में क्या गोल्स हैं? किन किन प्रोजेक्ट्स पे आप काम करना चाहते हैं? मुझे तहतुल लफ्ज़ में शायरी करना और मुख्तलिफ नसरी हिस्सों को पढ़ना मुझे बहुत पसंद है। मैं रिसेंटली अभी एक न्यूज़ चैनल के साथ एज अ प्रोग्राम होस्ट काम कर रहा हूँ, पॉलिटिकल प्रोग्राम होस्ट। और इसी तरह से मज़ीद और भी ज़ाहिर है कि वक्तन फ़वक्तन मीडिया में जिस तरह बदलाव आ रहा है, इसी तरह से काम में भी बदलाव आ रहा है। एक तो ये कि डिजिटल मीडिया पे मैं काम करना चाह रहा हूँ और काम करने जा रहे हैं। मेरा एक अपना प्रोजेक्ट है, टाउन लाइफ के नाम से मैंने उस प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया। तो एक तो उस प्रोजेक्ट के तहत मैंने तहतुल लफ्ज़ में मुख्तलिफ बुक्स हैं जिनको मैंने तहतुल लफ्ज़ की सूरत में ढालना है। ठीक है। एक तो ये प्रोजेक्ट है। फिर अभी रिसेंट टाइम में मैंने सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऑडियो बुक कंप्लीट की। अब उसके बाद वर्ल्ड वॉर 1 की ऑडियो बुक है, उसकी 1-2 अक़सात रहती हैं, वो कंप्लीट करने जा रहा हूँ। तो मेरा जो प्लान है वो ये है कि एक तो उर्दू अदब में तहतुल लफ्ज़ में हमारे पास बड़ी कमी है, तो उस गैप को फिल करना है, और फिर मुख्तलिफ जो बुक्स हैं उनको ऑडियो में कन्वर्ट करना है, क्योंकि दुनिया तब्दील हो रही है आहिस्ता आहिस्ता। तो मैं ये चाहता हूँ कि मैं इसमें अपना हिस्सा कहीं ना कहीं जो है वो शामिल करूँ, और फिर बाद में प्लान ये है कि इसको फिर पढ़ाने की सूरत में भी आगे लेकर चला जाए, क्योंकि वॉइस ओवर की दुनिया में बहुत बड़ी मार्केट है। हमारे यहाँ इतनी बड़ी मार्केट नहीं है भी तो हमें मालूम नहीं है, और अगर मालूम हो भी जाए तो शायद हम उससे उस तरह से फ़ायदा नहीं उठा पाते, मुस्तफ़ीद नहीं हो पाते। तो मेरी एक कोशिश ये है कि वॉइस ओवर के प्रोजेक्ट्स को लॉन्च करना है ऑल ओवर द पाकिस्तान। तो उसके लिए ज़ाहिर मेहनत जारी और काम जारी है। सर, हमारे यहाँ जो यंग नस्ल है उसका किताब के साथ और मुताले के साथ वो कनेक्शन नहीं रहा जो पहले लोगों का होता था। इसकी वजह से वो ज़्यादा अच्छी तरह मीडिया की फील्ड में आके काम भी नहीं कर पाते। आप इसको कैसे देखते हैं? अच्छा, इस वक्त जो दुनिया में ग्लोबल अटेंशन टाइम स्पैन है ना, वो 7 से 8 सेकंड चल रहा है। आपको मालूम होगा कि हम रोज़ाना की बुनियाद पर 24,000 मरतबा सांस लेते और ख़ारिज करते हैं, यानी 12,000 दफ़ा हम सांस ले रहे होते हैं, 12,000 दफ़ा हम सांस बाहर निकाल रहे होते हैं। हमें अपनी सांसों का इल्म नहीं है, तो हम किताब क्या पढ़ेंगे? ये ज़रूरी नहीं है कि आपको अपनी सांसों की काउंटिंग करनी है, ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन बात करने का मकसद ये है कि हमें इतनी बुनियादी चीज़ें नहीं पता। ग्लोबल अटेंशन टाइम स्पैन है जी 7 से 8 सेकंड। ठीक है।
आपने 7 से 8 सेकंड में अगले शख्स की अटेंशन को ग्रैब करना है। अगर उन 7-8 सेकंड्स में आप उसकी अटेंशन को ग्रैब कर सकेंगे तो अगले 8 सेकंड वो आपको सुनेगा। अगर आपने नहीं सुना, अगर आपने उसकी अटेंशन को ग्रैब नहीं किया तो वो आपको नहीं सुनेगा। ये एक तो सिंपल सा फॉर्मूला है। अब वजह क्या है? वजह ये है कि किताब से दूरी बहुत बड़ा मसला है। अच्छा, किताब से दूरी से मुराद ये नहीं है कि आप जो आम आप कह लीजिए कि हार्ड बुक है, हार्डवेयर है, उसकी सूरत में आप किताब पढ़ें। पीडीएफ में भी अब सहूलत मौजूद है। हम किताब से दूर हैं, नॉलेज से दूर हैं। फिर ये कि हम अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पर काम नहीं करते। हमें मालूम नहीं होता कि जब हम बात कर रहे होते हैं तो हमारे चेहरे के कितने आज़ाद जो हैं, कितने मसल्स जो हैं वो काम कर रहे हैं। हमने गुस्से का इजहार कैसे करना है, हमने मोहब्बत का इजहार कैसे करना है, हमने ये सीखा नहीं है। ये सीखना बहुत ज़रूरी है। बदकिस्मती से कोई सिखाने वाला भी नहीं है अब, लेकिन ये भी है कि जो सीखना चाहता है उसे फिर सिखाने वाले भी मिल जाते हैं। तो हमारे यहाँ 2 चीज़ें जो हैं वो बहुत कम हैं। एक तो ये किताब से दूरी है, फिर इस बात से दूरी है कि हम क्या करें, हमें मालूम नहीं है। शायद मालूम होगा तो फिर हम किताब से दूरी को ख़त्म कर सकेंगे, इंटरेस्ट को जो है वो जान सकेंगे। फिर एक और जो सबसे बड़ा एलिमेंट इस वक्त मिसिंग है, पाकिस्तान की जो यूथ है वो सर्विसेज सेक्टर में अब जा रही है, बल्कि आप कह लीजिए पूरी की पूरी पाकिस्तानी कौम सर्विस सेक्टर में जा रही है। तो जो सर्विसेज सेक्टर के जो तकाजे हैं वो तकाजे हम शायद सही तरह से पूरे नहीं कर पा रहे। अब उसके लिए भी पढ़ना ज़रूरी है। प्रैक्टिकल नॉलेज तो है, उसके लिए पढ़ना ज़रूरी है। तो हम वो पढ़ते नहीं हैं अपनी रेलेवेंट फील्ड से मुतल्लिक। हमारी यूनिवर्सिटी में 4 साल अगर पढ़ाया जाता है तो वहाँ पर ये देखिए लैग क्या है कि एक तरफ थ्योरी है और एक तरफ प्रैक्टिकल है। वहाँ प्रैक्टिकल नहीं करवाया जा रहा, और जहाँ पर प्रैक्टिकल हो रहा है वहाँ पर थ्योरी इन्वॉल्व नहीं है। तो किताब से दूरी और अपने आप पर मेहनत, ये 2 चीज़ें हैं जहाँ पर हमारी नौजवान नस्ल जो है वो लैग कर रही है। कम अज़ कम रोज़ाना की बुनियाद पर आपको 30 से 40 मिनट, 50 मिनट, 1 घंटा पढ़ना चाहिए। आप ज़ाहिर है कि अपनी बेहतरी पर काम कर रहे होते हैं, और ऐसा नहीं है। यानी मैं अगर अपनी बात करूँ तो मैं रोज़ाना की बुनियाद पर मिनिमम 30 मिनट तो पढ़ता हूँ। ठीक है, 30 मिनट तो मैं पढ़ता हूँ। और जैसा कि आपने पहले तारुफ में कहा कि 50,000 मिनट का वॉइस ओवर किया है, तो 50,000 मिनट जो हैं ये 800 कुछ घंटे बनते हैं और 34 दिन लगातार बनते हैं। तो 34 दिन लगातार की अगर बात करें तो मैंने 50,000 घंटे का कंटेंट मैंने रिसर्च किया था, उसको पढ़ा था, उसके बाद मैंने उसे वॉइस ओवर किया था। सही। तो एक उम्र में मिलती है ये आसानी भी, ये वाला मामला है। सर, कासिम अली शाह साहब से आप वाकिफ़ हैं, उनके काम के बारे में, उनकी फाउंडेशन के बारे में क्या कहेंगे? मुझे बड़ी खुशी होती है जब भी मैं शाह साहब को देखता हूँ या जब भी मैं उनकी वीडियोस को देखता हूँ। मैं अभी भी, मैं जब कहीं सफ़र कर रहा होता हूँ तो मैं गाने सुनने की बजाय, म्यूज़िक सुनने की बजाय मैं शाह साहब की वीडियोस जो है वो सुनता हूँ। तो और सबसे जो अहम बात है, जो मुझे रिलेट करने वाली बात लगती है, वो ये कि वासिफ़ अली वासिफ़ साहब का ज़िक्र बात करते हैं वो अपनी बातों में। मैं वासिफ़ अली वासिफ़ साहब से मुतासिर हूँ। 2009 में मैं जब लाहौर आया तो मैं 2009 में 10 में मैंने हाज़िरी दी। फिर उसके बाद उनके बेटे हैं साहिबजादा काशिफ महमूद साहब, उनसे मेरा ताल्लुक़ जो है वो बना। अफ़ज़ाल वासफ़ी साहब हैं, डॉक्टर खुशी साहब हैं जो वासिफ़ अली वासिफ़ साहब के आप कह लीजिए कि अक़ीदतमंदों में से शामिल हैं। तो कासिम अली शाह साहब की फ़ाउंडेशन को लेकर बात की जाए तो ज़ाहिर सी बात है कि मैं जितने भी तारीफ़ी अल्फाज, तौसीफ़ी अल्फाज कह लूँ तो वो सूरज को चिराग दिखाने के मुतरादिफ़ ही है। लेकिन बहुत खुशी होती है, मैं शख्सी तौर पर भी उनसे मुतासिर हूँ, ज़ाती तौर पर भी उनसे मुतासिर हूँ, और उनसे चूँकि मुलाकातें भी रहीं। पाकिस्तान टेलीविज़न में एक ऐसा प्रोग्राम था जो हमारा होते होते रह गया, यानी मैंने होस्ट करना था और शाह साहब जो हैं उसमें एज अ गेस्ट के तौर पर उन्होंने आना था। लेकिन कुछ मामलात ऐसे थे पाकिस्तान टेलीविज़न में, कुछ ऐसे मामलात बने कि हम वो इकट्ठे शो नहीं कर सके। लेकिन जब मैं 7 न्यूज़ में जॉब कर रहा था तो वहाँ पर वो शो करने के लिए आया करते थे, तो वहाँ पर भी उनसे मीटिंग हुआ करती थी, मुलाकात हुआ करती थी। तो वक्तन फ़वक्तन हमने चाहे उनसे ज़ानुए तलम्मुस तय नहीं किया, हम उनके पास बैठ कर नहीं सीखे, उनके लेक्चर्स को उस तरह से हमने अटेंड नहीं किया जिस तरह से बाकी लोगों को मौका मिला, हमें मौका नहीं मिल सका। हम अपनी कोशिश और काविश में लगे रहे, अपने करियर की कोशिश। लेकिन जब भी मौका मिला है तो उनसे सीखा है, वो वीडियोस की सूरत में सीखा है। तो इनडायरेक्टली हम कह सकते हैं कि मैं तो उनका शागिर्द हूँ
और शागिर्द जो है वो उस्ताद की तारीफ़ और तौसीफ़ के अलावा और क्या कर सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया सफदर अली साहब आपकी तशरीफ़ आवरी का। नाज़रीन, मुझे उम्मीद है कि जो लोग मीडिया की फ़ील्ड में आना चाहते हैं और अपनी वॉइस को डेवलप करना चाहते हैं, उनके लिए इंटरव्यू इंतहाई मुफीद साबित होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।